मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करेंगे राहु और केतु अगर द्वितीय और अष्टम भाव में हों तो कैसा फल देते हैं। यानी कि हम एक बार ये देखेंगे कि राहु द्वितीय में और केतु अष्टम में, और फिर इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि केतु द्वितीय में और राहु अष्टम में हो तो कैसा फल मिलता है। तो मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि राहु और केतु अगर प्रथम भाव और सप्तम भाव में हो तो कैसा फल देते हैं। तो उससे आगे की कड़ी का ये वीडियो है। जिन लोगों ने पुराना वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको पुनः बता दूं कि राहु और केतु का अपना कोई स्वतंत्र कारकत्व नहीं है, वो छाया ग्रह हैं। और राहु और केतु की स्थिति क्या है, वो कहाँ स्थित होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे वो बनते हैं, तो पुराने वीडियो में इस बात को बताया गया है। तो मित्रों, राहु और केतु एक ही बॉडी हैं जो अलग कर दिए गए हैं, ऐसे हमारे ज्योतिष में माना जाता है। राहु सर है और केतु धड़ है, तो दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। एक तो हैं पर जुड़े नहीं हैं, इसलिए दोनों का सोचने का तरीका, दोनों के कार्य करने का तरीका, दोनों का फल देने का तरीका अलग अलग होता है। तो जातक के जीवन का यही चुनौती है कि वो इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करे। इनकी केतु को अगर राहु से जोड़ लेता है तो धड़ और दिमाग एक साथ हो जाते हैं, तो फिर एकदम व्यक्तित्व बैलेंस हो जाता है। तो यही एक चैलेंज इस माध्यम से भगवान ने दिया है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि अगर राहु द्वितीय भाव में बैठता है तो क्या करता है। तो मित्रों, राहु अगर द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो अगर उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या राहु बली है, तो द्वितीय भाव जो है उसके पास क्या क्या कारकत्व हैं। द्वितीय भाव धन का कारक है, मतलब कोष है, हमारा बैंक बैलेंस है। द्वितीय भाव कुटुंब भी है, हमारे जो क्लोज निकट के संबंधी लोग होते हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव जो लोग होते हैं, वो लोग भी द्वितीय भाव से ही देखे जाते हैं। तो राहु अगर द्वितीय भाव में बैठता है तो बाई हुक और बाई क्रुक बहुत पैसा जोड़ने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसके बैंक बैलेंस में पैसे जमा तो हों, उसके बैंक में पैसे जमा तो हों, पर पैसे निकले नहीं। वो ये काम करने के लिए वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और इस कोष को जमा करने में वो अपने निकट संबंधियों को धोखा देने में भी नहीं चूकता, और वो हर रिश्ते को एक सीढ़ी की तरह से प्रयोग करता है और धन अर्जित करने की कोशिश करता है। तो ये राहु का जो है वो प्रभाव होता है। और अगर इस भाव में राहु अगर बिगड़ा हुआ है, मतलब राहु पे पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, तो फिर राहु अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो जातक पैसा जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाता, और पैसा जब जुड़ नहीं पाता है तो राहु जातक को डिप्रेशन तक की स्थिति में लेके चला जाता है। और इस स्थिति में राहु बहुत लंबी प्लानिंग करके और आज ही कष्ट उठा लेना चाहता है कि मतलब आज अगर उसके पास पैसा कम है तो वो ये मान के चलेगा जातक कि मेरा पूरा जीवन ऐसे ही चलने वाला है, और आज के जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको भी करना बंद कर देता है और अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेता है। तो मित्रों, यह बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। तो एक पंडित जी थे, तो पंडित जी भिक्षाटन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पंडितानी भी थी। तो पंडित जी एक बार क्या हुआ कि उनके पास बहुत सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, खाने पीने का सामान और चीज़ें इकट्ठा कर ली। तो पंडित जी और पंडितानी जी दोनों जने एक बार बैठ के ये आंकलन करने के लिए बैठ गए कि चलो देखते हैं कि कितने दिन का सामान हो गया है हमारे पास।
और तो उस वजह से वो लोग बैठ के अपना कैलकुलेशन करने लगे। और फाइनल जब उन्होंने लिखा पढ़त करने के बाद कैलकुलेशन निकाला, तो कैलकुलेशन जब निकाला उन्होंने तो ये देखा कि भाई पूरे साल का व्यवस्था है, केवल एक दिन का कम है, यानी कि 364 दिन का उनके पास जुगाड़ था, एक लास्ट दिन का जो है जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने सोचा कि भाई टेंशन में आ गए वो लोग, यार इतना सब किया, एक दिन का तो अभी जुगाड़ है ही नहीं। तो पंडित और पंडितानी जी ने प्लानिंग बनाया, पंडित जी ने, कि भाई ऐसा करते हैं कि जो है आज ही जो है कष्ट उठा लेते हैं, पहले दिन ही आज कष्ट उठा लेते हैं और उसके बाद लास्ट दिन जो है अपना 365 दिन का फिर जुगाड़ हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि चलो आज ही कुछ घास पात भूसा वगैरह खा लेते हैं। तो उन्होंने पहले दिन ही भूसा खा लिया और उसी दिन उनका पेट फूल गया, प्रॉब्लम हो गई और दोनों जने गुजर गए। 364 दिन का सामान रखा रह गया। तो ये कहानी प्राचीन कहानी है जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में सुनाई जाती है। तो ये कहानी मुझे बड़ी प्रासंगिक लगती है, जो जिन लोगों के द्वितीय भाव में राहु बैठा होता है तो उन लोगों की प्लानिंग बड़ी लंबी होती है और उसी प्लानिंग के हिसाब से वो आज की डेट में कटौती करना शुरू कर देते हैं और ज़रूरी खर्चों में कमी करने लगते हैं। तो ये इस तरीके से अगर राहु कमज़ोर है तो व्यवहार करता है। तो मित्रों, राहु चूँकि स्वतंत्र कारकत्व राहु का नहीं है, तो वो क्या करता है, राहु जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है। अगर वो शुभ स्थिति में है तो उस कारकत्व को एकदम बढ़ा देता है, अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है तो दूसरे कारकत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो दोनों तरफ काम करता है। तो अगर इसी तरीके से राहु को हमें देखना है। लेकिन केतु थोड़ा अलग है। तो केतु क्या है कि केतु भी वस्तुतः एक क्रूर ग्रह ही है, परंतु केतु के अंदर एक गुण है कि वो डिटैचमेंट की तरफ भी ले जाता है। वो एक सीमा से ऊपर वो अति सर्वत्र वर्जयेत की फिलॉसफी को फॉलो करता है। तो जैसे कि राहु जब द्वितीय भाव में बैठा है तो अपने आप केतु अष्टम भाव में बैठता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 180 डिग्री पे ही होता है, यानी कि सप्तम होता है। राहु से सप्तम ही केतु बैठेगा। तो अगर मान लीजिए कि केतु अष्टम भाव में विराजमान है, तो अष्टम भाव में केतु अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो कैसा फल देगा। तो मित्रों, अष्टम भाव का जो कारकत्व तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो है मित्रों, वो उस पर बहुत अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। अभी वो बहुत ही रहस्यमयी भाव है और बहुत प्रकार के फल देता है। वो रहस्य और रोमांच का भाव है। वो इंसान को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसका व्यक्तित्व ही चेंज कर देता है। वो आत्मदर्शन का भी भाव है, आत्मचिंतन का भी भाव है, वो रिसर्च का भी भाव है, शोध का भी भाव है। तो इन सब भावों को रिप्रेजेंट करता है अष्टम भाव। तो जब केतु वहाँ पे बैठता है तो वो आत्मदर्शन की तरफ अपने आप को एक्सप्लोर करने लगता है, वो डिटैचमेंट की तरफ ले जाने लगता है, वो आध्यात्म की तरफ इंसान को ले जाता है। तो मित्रों, केतु अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है और केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जो राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और राहु तो चूंकि आपको एकदम आउट ऑफ वे लेके चला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि राहु शुभ स्थिति में है और बहुत अधिक वो कंजूसी करने में लगा हुआ है, वो अपने कोष को भरने में लगा हुआ है, सबको धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ जो केतु है वो उससे संबंध स्थापित करने में सफल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जातक अंतोगत्वा यह महसूस कर पाता है कि जो ये मैंने धन संपदा जो मैंने जोड़ रखी है, इनका उद्देश्य जन कल्याण है। तो वो दान पुण्य वगैरह में खर्चा करने लगता है। तो बाद में जाके ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन केतु को शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखने को आती है। दूसरी बात, अगर केतु निर्बल है अष्टम भाव में, तो भी वो इंसान को बहुत अधिक डिप्रेशन में जाने से रोकता है, वो संबल देता है। जब इंसान खतरों का सामना करता है, कष्टों का सामना करता है, अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु निर्बल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जातक को बहुत अधिक परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस स्थिति में भी जातक अपना मनोबल ऊंचा उठा के रखता है, वो बहुत अधिक
परेशान नहीं होता और परेशानियों से बहुत अच्छे तरीके से निपटने की कोशिश करता है। तो ये केतु का विशेष प्रभाव होता है। तो केतु और राहु के जो नेचर में बहुत बड़ा फर्क है। केतु क्रूर ग्रह होते हुए भी सात्विक है, परंतु राहु इससे अपोजिट है। इसीलिए अगर केतु बलवान होता है तो वो अंतोगत्वा राहु से कनेक्ट स्थापित करने में सफल हो जाता है और अंतोगत्वा जातक को अच्छी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो ये देखने में आता है मित्रों। अब मित्रों इस क्रम को अब उलट देते हैं। अब केतु को कर देते हैं द्वितीय भाव में और राहु को कर देते हैं अष्टम भाव में। तो अगर केतु द्वितीय भाव में बैठता है और शुभ प्रभाव में है तो क्या करेगा? तो केतु अपने बहुत अधिक संचय करवाएगा, कोष भरा रहेगा, लेकिन उस कोष में से वो जन कल्याण के लिए और खासकर कुटुंब के लिए पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करता है। इंसान जब ज़रूरत पड़ती है वो अपने परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए उम्मीद से बढ़ के, उनकी उम्मीद से बढ़कर खर्च करता है और कभी कभी इस कारण से उसे खुद भी दुख उठाना पड़ जाता है। तो केतु इस तरीके का है। और केतु अगर वहाँ पे शुभ प्रभाव में नहीं है, क्रूर ग्रहों से, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जाहिर सी बात है रुपए पैसे की इंसान कमी को झेलता है। रुपए पैसे की कमी होने के बावजूद भी मानव अपना स्वभाव, दान पुण्य का स्वभाव नहीं छोड़ता। तो इस तरह का भी देखने में आया है। तो केतु मानव को बहुत ही बैलेंस दिमाग देता है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जब केतु द्वितीय भाव में बैठेगा तो राहु कहाँ बैठ जाएगा? राहु बैठ जाएगा अष्टम भाव में। तो राहु जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो अष्टम भाव में बैठ के अगर मान लीजिए कि राहु बलवान हो गया, राहु बलवान होकर अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो फिर वो क्या करता है? रहस्य और रोमांच का भाव है, जादू टोना, ये सारी चीज़ें। तो राहु इन्हीं सब चीज़ों में राहु को बहुत रस मिलता है। तो राहु जो जातक है वो बहुत बड़ा तांत्रिक भी बन सकता है, या फिर वो इन सब चीज़ों में उसका बहुत अधिक इंटरेस्ट हो सकता है, जादू टोना में और ये तंत्र मंत्र करवाने में। उसे लगता है कि जीवन की सारी चीज़ें हम इसी से प्राप्त कर सकते। इसमें उसका इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि वो हर वक्त इन्हीं चीज़ों के शोध कार्यों में लगा रहता है कि ये तंत्र, ये मंत्र, ये टुटका, ये जादू, ये टोना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, उनकी खोज में लगा रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, वो सब चीज़ों में लगा रहता है। और अगर उसको कभी कभी वो खुद भी ये करते करते बहुत बड़ा तांत्रिक या फिर इस फील्ड में बहुत आगे भी जा सकता है शोध कार्यों में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, केतु का बलवान होना ज़रूरी है, जो राहु को साध के रखता है। केतु जब बलवान होता है तो राहु जब के भटकने के बाद जब केतु उससे कनेक्ट स्थापित कर लेता है जीवन के किसी भी पार्ट में, तो वो एकदम बैलेंस तरीके से उसकी जो खोज है, उसका जो एक्सप्लोरेशन है, वो एकदम से फिर बैलेंस हो जाती है। तो वो बहुत बड़े बड़े अनुसंधान भी कर सकता है और समाज के काम आने वाली चीज़ों की भी खोज कर सकता है, मेडिसिन की खोज कर सकता है, या फिर कोई अलग रिसर्च कर सकता है इन सब चीज़ों में, या फिर वो तंत्र मंत्र जो विद्याएं हैं उसमें बहुत आगे जा सकता है। तो ये सब चीज़ें राहु कर सकता है अगर केतु से कनेक्ट स्थापित हो जाता है। और अगर राहु निर्बल है तो फिर जादू टोना इन्हीं सब चक्करों में पड़ के वो डिप्रेशन में इंसान को लेके चला जाता है। मतलब शोध कार्य, वो अपने आप को एकदम से आत्म केंद्रित कर लेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से चीत नहीं करेगा, अपने आप को कमरे में बंद कर सकता है। इस तरीके की हरकतें जातक करने लग जाता है। तो मित्रों, तो इस तरीके से राहु और केतु दोनों अलग होते हुए भी किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है और अधिक रिसर्च की भी आवश्यकता है। और मित्रों, एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि राहु और केतु का अपना कोई स्वतंत्र कारकत्व तो नहीं है। विशेषकर राहु जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है। वो
उस भाव के कार्यकत्व को, जो भी कार्यकत्व है उसका, वो शुभ ग्रहों से या सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं कि शुभ ग्रह से दृष्ट है कि नहीं है, कौन सा ग्रह उसमें बैठा हुआ है, तो जो कारकत्व उसमें से निकल के आता है उसी को वो बढ़ा देता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, अगर मान लीजिए द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, और अगर द्वितीय भाव पाप ग्रहों से पीड़ित है या वहाँ शनि वहाँ पे बैठ गया है, वहीं पे आके राहु बैठ गया, तो इंसान बहुत बुरी कंडीशन में, अगर कोई भी सपोर्ट द्वितीय भाव को नहीं मिल रहा है तो जातक गूंगा भी हो सकता है या फिर हकलाने वाला हो सकता है। अगर पाप प्रभाव थोड़ा कम है तो हकला के बोलेगा। और मित्रों एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है, राहु जो है वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारक होता है। आजकल जो है डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है ना, तो राहु जो है ना वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि आजकल लोगों का आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं है। और जब हम लोग पूजा पाठ आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं और आध्यात्म की तरफ उन्मुख होते हैं, अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, तो फिर केतु को बल मिलता है और राहु से वो कनेक्ट स्थापित कर लेता है। लेकिन आजकल चूँकि ऐसा जो कार्य करने का लोगों का तरीका है वो इस तरीके का है नहीं, तो ज़्यादातर आध्यात्मिक अवस्था को कोई उन्नत करने का सोचता नहीं है, कोई अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता है कि आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत कर पाए। तो आजकल जो है इसीलिए डिप्रेशन जो है इस काल में बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि राहु जो है ना वो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक है। तो राहु अगर किसी भाव में भी पीड़ित होता है तो उसी भाव से संबंधित कारणों की वजह से जातक को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव में अगर रुपए पैसे की कमी हो जाती है तो जातक डिप्रेशन में चला जाता है, वो सामना ही नहीं करता। और तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव के जो कारकत्व हैं वो पराक्रम का कारकत्व है, तो उससे पराक्रम अगर नहीं हो पाता है, कोई काम उसका नहीं कर पाता है, वो समस्याओं को देख के घबरा जाता है और पराक्रम तो करता नहीं है, तो डिप्रेशन में ही चला जाता है। इसी तरह से चौथा भाव है, चौथा भाव सुखों का भाव है। तो जातक के जीवन में जब सुखों की कमी होती है तो अपने वो आपको समझा नहीं पाता कि सुख दुख तो जीवन के पार्ट हैं, तो वो सीधे डिप्रेशन में चला जाता है। ये तब होता है जब राहु मजबूत नहीं है। इसी तरीके से पंचम भाव में बैठा हुआ राहु अगर कमज़ोर है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर क्या होगा। पाँचवें भाव जो है बच्चों का भाव होता है, बच्चों की और अपना जो है प्रसन्नता का भाव भी होता है। बच्चों का अगर मान लीजिए कि वो बच्चों को कुछ समस्या आ गई या कि ये भी हो सकता है कि बच्चे ना हो रहे हों, इस वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा जातक। उसके बाद छठवें भाव में शत्रु का भाव होता है, तो उसमें क्या होता है, वो उसको जो उसके विरोधी लोग हैं वो उसको इतना परेशान कर देंगे और उसका आत्मबल खुद इतना कम रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी तरीके से सातवां भाव भी है, तो सातवां भाव जो है वो भाव है बिजनेस का और आपका जो संबंधों का भाव है, जो हम अलायंस बनाते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाते हैं। तो पब्लिक रिलेशन में उसके कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी या मैरिज में कुछ ऐसी समस्याएँ आ जाएंगी, कहीं किसी से जातक ने लव वगैरह किया और वो सफल नहीं हो पाया, तो इस वजह से डिप्रेशन में हो जा सकता है। इसीलिए इस तरीके से आठवां भाव किसी तंत्र मंत्र या किसी रिसर्च वगैरह कोई कर रहा हो, कुछ इसमें कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, वो डिप्रेशन में जा सकता है। नवम भाव पिता की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। दसम भाव काम धंधा नहीं चल सकता है, दसम भाव तो कर्म है, तो काम धंधा नहीं चल सकता, इस वजह से डिप्रेशन में जा सकता है। इसी तरह 11वां भाव, तो 11वां भाव जो है उसमें उसको लाभ वगैरह नहीं हो रहा है, उससे जा सकता है। 12वां भाव में बैठा हुआ राहु भी बहुत डिप्रेशन में ले जाता है। उसमें क्या होता है कि इंसान उस दो तरीके से डिप्रेशन में इंसान जाता है। आदमी अपने तरीके से एक्स्ट्रावैगेंट लाइफ नहीं जी पाता है, इससे भी डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चे कर देता है और संभाल नहीं पाता, इससे भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो मित्रों राहु जो है ना वो डिप्रेशन में ले जाने के लिए आधुनिक काल में सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि आधुनिक काल में जो है लोग आध्यात्म से दूर हटते चले जा रहे हैं। और आध्यात्म से जब हम दूर हटते हैं तो जो सात्विक ग्रह हैं, सात्विक ग्रह जैसे कि आपका सूर्य है या बृहस्पति है, केतु को भी मैं क्रूर तो मानता हूँ, लेकिन केतु भी जो है वो सात्विक ग्रह ही है, तो इन ग्रहों के कारकत्व तो काफ़ी कम होने लगते हैं। तो बेसिकली ज्योतिष भी एक साइंस ही है। तो इस तरीके से ग्रह
फल देते हैं और हम अपने कर्मों से, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो अपने कर्मों से हम ग्रहों को समय के साथ कमज़ोर या मजबूत भी कर लेते हैं। तो मित्रों, आज हमने चर्चा कर ली कि राहु और केतु अगर द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु और केतु अगर तृतीय और नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों और अपने शुभचिंतकों से शेयर कीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी ही आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।